हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स और चैप्टर है हमारा 1। इसके पहले आप लोगों ने क्लास 9th में मैथ्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा और उसी के क्रम में हम लोग जो चैप्टर 1 है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आपने कुछ चीज़ें याद रखी होंगी क्लास 9th की तो क्लास 9th में हमने कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा था। उन संख्याओं में से जैसे आपने सुना होगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इसके बारे में आपने कुछ जानकारी प्राप्त की होगी। तो आइए थोड़ा सा एक बार अपन उसको फिर से रिमाइंड करते हैं। तो सबसे पहले प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? डू यू नो अबाउट दिस नंबर? तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग अपन गिनने के लिए करते हैं। तो क्या क्या संख्याएं होती हैं वो? दरअसल वो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे प्राकृत संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? 1 से लेके पूरा अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाता है। 0 से लेके पूरा कहाँ तक जाता है? ये अनंत तक। और इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक को भी आप अच्छे से जानते होंगे। पूर्णांक में दरअसल धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों शामिल होती हैं। मतलब इसमें -1 से लेकर अपन कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट तक। इसमें 0 भी शामिल होता है और 1 से लेकर पूरा इनफाइनाइट तक। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। वेरी गुड। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो ये सारी संख्याओं का जो कलेक्शन है, ये सभी का जो कलेक्शन है वो कहलाता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है, विस्तार से पढ़ा है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना भी आपने सीखा है। तो ये सभी का कलेक्शन कहलाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जिनको अपन P/Q के फॉर्म में लिख पाते हैं वो कहलाती हैं, वो सभी संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं। और यहाँ पे जितने भी संख्याओं के बारे में अपन ने समझा है, जाना है, उन सभी संख्याओं को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसके अलावा एक और संख्याएं होती हैं जिनको आपने पढ़ा होगा, जो अंडर रूट के अंदर रहती हैं, करनी के अंदर रहती हैं। जैसे करनी 2, करनी 3, करनी 5 और भी संख्याएं हो सकती हैं। ऐसे ही पाई, ये सभी संख्याएं होती हैं क्या, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये P/Q के फॉर्म में नहीं होती हैं, इन्हें अपन क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपने जान लिया है। और जब ये सारी संख्याओं का कलेक्शन आप देखते हैं, इन सभी को जब एक साथ अपन क्या बोल सकते हैं, जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, वो सभी संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं, जिनके बारे में अपन चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्लास 9th में वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इससे हमको परिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और इसी खोज को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर में भी क्लास 10th की मैथ्स में भी चैप्टर 1 में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो इस चैप्टर में जो अनुच्छेद 1.2, 1.3 है, जिसमें धनात्मक पूर्णांकों के 2 महत्वपूर्ण गुण, एक तो हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कलन विधि और दूसरी है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को भी अपन हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पूर्णांकों की विभाज्यता से कहीं ना कहीं संबंधित है। इस एल्गोरिदम के अनुसार क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक a को, आपके पास 2 धनात्मक पूर्णांक हैं a और b। तो जब किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाता है, तो आपको b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल आपको क्या मिल रहा है? r। जब भी आप एक पूर्णांक से किसी अन्य पूर्णांक को डिवाइड करते हैं, तो यदि पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा तो आपको क्या मिलता है? उसमें शेषफल मिलता है। तो वही ये बोल रहा है कि यदि आपको शेषफल r मिलता है, जो क्या है
b से छोटा है। मतलब जब आप एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से आप डिवाइड करते हैं तो आपको शेषफल मिलेगा जो b से, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, उससे क्या होगा, छोटा होगा। इस आप में से अधिकतर लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को एक लंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप में भी जानते होंगे। दरअसल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए किया जाता है। अब ये लंबी विभाजन प्रक्रिया किस प्रकार से है, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। तो आइए हम दो संख्याएं लेते हैं, जैसे हमने लिया है 14 और 4। इनका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का ही प्रयोग करेंगे। जैसे आपने लिखा यहाँ पे 4 और 14, तो आपको 14 को डिवाइड करना। आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं, एक है हमारा 14 और एक है हमारा 4। तो 14 को आपको डिवाइड करना है, किससे करना है, 4 से। तो जब आप 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है यहाँ पे 3। आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ओके, तो 3 क्या हो गया, भागफल हो गया। किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, 4 से। तो 4 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3। ये है हमारा जिससे हमने डिवाइड किया है, ये हो गया भागफल। शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल आपको मिलेगा 2। तो क्या यहाँ पे शेषफल 0 मिला, शेषफल 0 नहीं मिला है। और हमने बात की थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में कि आपको जो शेषफल मिलता है वो हमेशा जिससे डिवाइड करते हैं उससे क्या होता है, छोटा होता है। जैसे यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे क्या मिला, 2 मिला है। अब ऐसी कंडीशन में हमने ये भी पढ़ा था उसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक लंबी विभाजन प्रक्रिया है, उसमें बार बार विभाजन करना पड़ता है। अब इस कंडीशन में अब आपको इस संख्या को डिवाइड करना है, किससे, जो शेषफल मिला था। तो आपकी संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। डिवाइड किससे करना है, इस 2 से करना है। तो जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे आप, कितना मिलने वाला है, 2। तो 4 को किससे डिवाइड किया जा रहा है, 2 से डिवाइड किया जा रहा है। भागफल कितना मिला, 2 मिला। और यहाँ पे अब शेषफल कितना हुआ, 0। शेषफल क्या मिला है, 0 मिला है। तो लास्ट में आपने किससे डिवाइड किया था, 2 से। 2 से डिवाइड करने पे शेषफल 0 मिला है। तो 4 और 14 का जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 मिला है, तभी उससे डिवाइड करने पे आपको शेषफल 0 मिल रहा है। यदि शेषफल 0 नहीं होता है तो इस विभाजन प्रक्रिया को और आगे आप बढ़ा सकते हैं। अब ये फार्मूला ये कैसे मिला अपन को, आपने एक पढ़ा होगा। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ये जान लो कि आपने दो संख्याओं, दो धनात्मक पूर्णांकों का जिक्र किया था, ए और बी का। दो धनात्मक पूर्णांक हैं, ए को आपने डिवाइड किया है बी से। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई भागफल मिलता है और शेषफल भी मिलता है, यदि पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है तो। इसे आप ऐसा भी जान सकते हैं कि एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, संख्या बराबर भाजक या भाज्य बराबर भी कर सकते हैं, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये आपने पढ़ा है क्या, तो सेम चीज़ ये वही लिखी हुई है, यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है। ये संख्या हो गई जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो भागफल मिला, जो शेषफल मिला। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में उस प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ता है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना हो जाए। इसीलिए अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को लंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। तो अब आगे अपन पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन। अच्छा, आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में एक वर्ड देखा होगा, एल्गोरिदम। तो क्या आप जानते हैं एल्गोरिदम के बारे में? तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं एल्गोरिदम के बारे में कि एल्गोरिदम क्या होता है। An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. आपके पास कोई प्रॉब्लम है और उसका सलूशन आपको फाइंड करना है, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जब आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तभी आप उसका सलूशन फाइंड कर पाते हैं। तो ये एक एल्गोरिदम है। ओके, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एल्गोरिदम निर्देशों की एक सूची है। आप कंप्यूटर में कोई भी समस्या जब आपको होती है, अब आप
जब आप उसमें सर्च करते हैं तो कंप्यूटर भी एक एल्गोरिदम का ही प्रयोग करता है, जिसके आधार पे उस समस्या से संबंधित सॉल्यूशन या फिर उसका हल कहीं ना कहीं निकाल कर आपको देता है। तो निर्देशों की एक सूची भी कह सकते हैं एल्गोरिदम को। आमतौर पर एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग के रूप में भी जाना जाता है। जब आपने देखा होगा कई सारी चीज़ों की प्रोग्रामिंग की जाती है। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्राम बना दिया जाता है कि किस तरह से स्टेप काम करेंगे वहाँ पे और किस तरह से उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। प्रोग्रामिंग अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह की हो सकती है। तो प्रोग्रामिंग से अपन फैंसी संदर्भ में मतलब एल्गोरिदम को प्रयोग वहाँ पे नहीं करते हैं, नाम नहीं लेते हैं। अपन क्या बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग इसकी कितनी बढ़िया है, प्रोग्रामिंग हमको करवाना है या इसकी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। तो फैंसी संदर्भ में अपन प्रोग्रामिंग वर्ड से भी रिलेट करते हैं एल्गोरिदम को। हाँ, एक यदि थोड़ा सा और समझना है तो आपने रेसिपी बनाई होगी। कोई भी नई चीज़ जब आप लाते हैं तो कोई भी रेसिपी बनाना हो, चाउमीन बनाना हो या फिर कुछ और बनाना हो, तो आपको वहाँ पे एक मेनू कार्ड भी मिलता है, एक कार्ड मिलता है जिसमें निर्देश लिखे रहते हैं कि सबसे पहले आपको पैकेट को किस तरह से ओपन करना है, फिर उसको किस तरह से उबालना है, कितना मसाला डालना है, कितना पानी डालना है उसमें। तो रेसिपी आप यदि माइंड पे रखते हैं तो आपको एल्गोरिदम समझने में, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि एल्गोरिदम एक रेसिपी की तरह ही होता है। जिस तरह से कोई रेसिपी जब अपन बनाते हैं तो कुछ निर्देशों का पालन करते हैं, ठीक एल्गोरिदम भी निर्देशों की एक श्रृंखला है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको ये बढ़िया से समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यदि आपके कोई कमेंट हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। सबसे पहले आपको प्रमेयिका समझ लेना चाहिए कि प्रमेयिका कहलाती क्या है। तो प्रमेयिका या लेमा, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो प्रमेयिका क्या होती है, पहले से ही प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, जिसके आधार पे हम कोई अन्य कथन को प्रूफ करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है 2 नंबर के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पिछले एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस साल भी ये वाले क्वेश्चन के आने की संभावना या आने वाले समय में भी इसके आने की संभावना ज़्यादा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन लिखिए और दर्शाइए, ऐसा आ जाता है क्वेश्चन। तो क्या है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए 2 पूर्ण संख्याएं, आपको ऐसा ही लिखना है, q व r इस प्रकार होंगी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको ये याद रख लेना है। यहाँ पे क्या है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है q, r क्या है, शेषफल है। तो शेषफल हमेशा या तो 0 होगा, मतलब जैसे डिवाइड किए पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो शेषफल क्या हुआ, 0, या फिर वो 0 से बड़ा होगा लेकिन जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होता है, छोटा होता है। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है। तो आइए अब हम धनात्मक पूर्णांकों का दूसरा महत्वपूर्ण गुण, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आखिर कहती क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। सबसे पहले तो इसका संबंध किससे है, धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। इस प्रमेय के अनुसार, ये कथन है, इस प्रमेय के अनुसार किसी भी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आपके पास कोई भी प्राकृत संख्या है तो उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ होता है, अपन करेंगे अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज़ करने वाले हैं। जैसे इस प्रकार की जो करने वाली संख्याएं हैं उनकी अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए, मतलब अपन को सिद्ध करना होगा कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। दूसरा, परिमेय संख्या, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किस रूप में होती है, p/q के फॉर्म में होती है। का दशमलव प्रसार कब शांत होता है, इसका पता लगाने के लिए भी हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको कुछ चीज़ें जैसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और इसके पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपने जो पढ़ी है वो समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 10th की मैथ्स, और मैंने पहला क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल नंबर 1।
यहाँ पे दिया हुआ है संख्याओं 4n पर विचार करना है आपको, 4n पर विचार करना, 4 की पावर n है, ध्यान रखिएगा। जहाँ n एक क्या है, प्राकृत संख्या, ये भी ध्यान रखना है कि n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। जांच करना है कि क्या n का कोई ऐसा मान है कि जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। आपको n का ऐसा मान मतलब देखना है कि n का मान रखिए कि क्या जो संख्या बनेगी क्या वो शून्य पर समाप्त होती है कि नहीं होती। इसका मतलब लास्ट का इकाई अंक 0 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप n का मान रख के देख सकते हैं इसमें। तो जब n बराबर, यहाँ पे हल लिखेंगे, जब n बराबर 1 तो 4 की पावर 1 मतलब 4, जब n बराबर 2 तो 4 की पावर 2 मतलब 16, जब n बराबर 3 तो 4 की पावर 3 का मतलब 64, जब n बराबर 4 तो 4 की पावर 4 का मतलब 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको कितना होता है, 4 चौको 16, 6 256। तो इस प्रकार से आप यदि करते जाते हैं कंटिन्यू, है ना, रख के, जब n का मान यहाँ पे कितना रखा गया था 4, तो आपको सारी संख्याएं मिलती जाती हैं इस प्रकार से। 4 मिला, यहाँ पे 16 मिला, 64 मिला, 256 मिला। तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनमें से किसी का भी इकाई अंक 0 है? नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4n शून्य पर समाप्त होता हो। आप ऐसा बता सकते हैं, लेकिन ये वाली जो प्रोसेस है थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि इसमें n का अलग अलग मान रख के आपको देखना पड़ता है। अब इस प्रोसेस को ना करके हम एक और दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। वो विधि कैसे लगेगी, एक तरीका और क्या है, उसके लिए हम आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जिसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी प्राकृत संख्या हो या भाज्य संख्या हो, उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और वो उसके गुणनखंड जो मिलते हैं उनके क्रम के बिना वो अद्वितीय होता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं बता रहा हूँ। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को आप जब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो जो गुणनखंड वहाँ पे मिले हैं वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। क्रम को आपको देखना नहीं है कि कोई बाद में आ जाए या पहले आ जाए, लेकिन जो संख्या वहाँ पे मिल रही हैं वो किसी अन्य के गुणनखंड जब आप निकालोगे तो उसमें नहीं मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, इसे अपन ऐसा भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए, जैसे आपने 4 के गुणनखंड निकाले, कितना मिला, 2 गुणित 2 मिला। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड मिले हैं, कितने 2 हैं, 2 2 हैं। ठीक है, 6 का निकाला, 2 गुणित 3, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड मिले हैं 2 और 3। यदि आप 8 का निकालते हैं तो कितने 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं। यदि आप 25 का निकालते हैं तो कितने मिलते हैं, 2 5 मिलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 के गुणनखंड ही केवल 2 मिलेंगे, मतलब जब 4 का आप निकालोगे तभी यहाँ पे 2 मिलेंगे। जब 8 का निकालेंगे तो 3 2 ही मिलेंगे, 4 2 नहीं हो सकते हैं। आपको यही ध्यान रखना है कि ये जैसे यहाँ पे 2 और 3 मिला तो केवल 6 के गुणनखंड जब निकालेंगे आप अभाज्य गुणनखंड तभी 2 और 3 मिलेंगे, मतलब ये अद्वितीय होता है। अब क्रम भी बोल रहा है, क्रम को नहीं देखना है आपको, ये 3 यहाँ भी आ सकता है, 2 यहाँ जा सकता है, क्रम से मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं वो अद्वितीय होता है, मतलब किसी और संख्या के आप गुणनखंड निकालते हो तो वहाँ पे सेम नहीं मिलेगा कि यहाँ पे 2 मिला है तो कोई और संख्या में भी 2 2 मिल जाएंगे, कुछ और संख्या मिलेंगी उसमें कोई और अभाज्य गुणनखंड मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीका यह है, हम इस सवाल को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके लगाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 4n, तो 4n को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और बाहर क्या लिख सकते हैं, n। ओके, 2 की पावर 2, बाहर क्या लिख सकते हैं, n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 गुणित 2 पावर n। ओके, अब आपको ध्यान देना है कि n क्या बोल रहा है, एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब आपको n बराबर 1 2 3 4 ये रखना है।
तो जब यहाँ पे आप n का मान रखेंगे 1 2 3 4 जो भी रखते हैं, सपोज एक एग्जांपल के लिए जब आपने n का मान यहाँ पे 1 रखा, n बराबर 1, तो आपको ये कितना मिला, केवल दो मिलेंगे। जब n का मान आपने 2 रखा, मतलब यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब है कि 2 को अपन कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार। समझ पा रहे हैं आप? 2 की जब यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, मतलब 2 कितनी बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा। जब n बराबर आप 3 रखोगे तो 2 3 6, मतलब कितनी बार, 2 मिलेगा, 6 बार मिलेगा। तो क्या आपको इसमें 2 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है? क्या 2 के अलावा यहाँ पे कोई और अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है? आप ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए, ये तो समझने के लिए था। यहाँ पे n का मान रख के ऐसे दिखा दीजिए। फिर यहाँ पे आपको बता देना है कि जो यहाँ पे गुणनखंड मिल रहे हैं केवल 2 ही मिल रहा है बस, मतलब 4n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 ही शामिल है, 2 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं मिल रहा है। अतः 4n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है? क्यों? यदि यहाँ पे गुणनखंड 5 भी मिलता तो 5 दूनी 10, तो 1 0 मिल जाता। ऐसा भी बता सकते हैं कि इसके गुणनखंडों में 5 शामिल नहीं है, केवल 2 ही मिलता है हमको। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये 4n है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं, चैप्टर 1 क्लास 10th की मैथ्स का। यहाँ पे दिया हुआ है संख्याओं 6 व 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले तो जिस विधि का जिक्र किया जाए उसी विधि से आपको क्वेश्चन लगाना है। तो यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंडन विधि से ही निकालना है। इसको लगाने के पहले 2 चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए कि एलसीएम क्या होता है। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। और एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, यहाँ पे उभयनिष्ठ है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो आइए अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 6 के क्या क्या अभाज्य गुणनखंड मिलने वाले हैं, तो 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 6 के गुणनखंड मिले आपको 2 और 3। ऐसे ही आपको 20 के गुणनखंड निकाल लेना है। तो 20 के क्या मिलने वाले हैं, 2 दाहम 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो आपको 20 के गुणनखंड जो मिले हैं 2 गुणते 2 गुणते 5। ओके, अब आपको एलसीएम जैसे निकालना है। तो एलसीएम क्या कहता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, इनको 2 की घात 1 और 3 की घात 1। यहाँ पे 2 की घात 2 और 5 की घात 1। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात कहाँ है, जैसे यहाँ पे 2 की घात 1 है तो 2 की घात 2 लेना है आपको। सबसे बड़ी घात 2 की घात 2। यहाँ पे प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लेना है। तो यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 लोगे, है ना, 3 की घात 1 वाला ले लेंगे। यहाँ पे 5 को लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, तो 2 की घात 2 वाले पद को लेना है आपको और इस सभी का गुणा कर देना है। तो 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। तो एलसीएम कितना हो गया, 60। ऐसे ही आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या है, 2 है केवल। तो सबसे छोटी घात मतलब 2 की घात 1 मतलब 2। तो इसका एचसीएफ मिल जाएगा आपको 2। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है चैप्टर 1 क्लास 10th की मैथ्स का, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो। पहले एचसीएफ निकालना है, ध्यान दीजिएगा, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। इसको लगाने के पहले 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। ए गुणते बी बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ होता है, ध्यान रखिएगा। ए और बी क्या है, कोई 2 संख्याएं हैं, उनका गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। कई बार इसको गायब कर देगा, पूछेगा यहाँ पे क्या होगा, कई बार यहाँ की संख्याओं को भी गायब कर देता है।
तो इसे ध्यान रखिएगा, इसी का प्रयोग यहाँ पे अपन करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकालना कैसे है आपको पता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से इसे लिख लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से काटते हैं। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 12 और 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 3 मिला, फिर 3 एकम 3 मिला। फिर यहाँ पे आपको लेना है 404। 404 को भी अपन डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 शून्यम शून्य 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे। इस प्रकार से आपको संख्या मिल जाएगी। 101 किसी से कटता है क्या, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो 96 के आपको गुणनखंड जो मिले हैं वो मिले हैं, कितने 2 हैं, 5 2 हैं। तो 2 3 4 5 और 3। यदि घात के रूप में इसको लिखना चाहें तो आप 2 की घात 5 लिख सकते हैं और इंटू 3। फिर 404 में क्या क्या मिला हुआ है आपको, 2 मिला है 2, 101 मतलब 2 की घात 2 गुणते 101। अब SCF क्या होता है, SCF होता है जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है, तो उसमें सबसे कम घात वाला पद लेना है। तो यहाँ पे 2 की घात क्या लेंगे आप, 2, क्योंकि इसमें भी है 2 की घात 2। ओके, तो 96 और 404 का, तो 96 और 404 का SCF कितना मिला, 2 मिला। 96 व 404 का SCF कितना मिला, 2 की घात 2 मतलब 4। अब आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना है। आपके पास 2 संख्याएं हैं, 96 और क्या है, 404 है। फिर आपको SCF मिल चुका है, LCM आपको फाइंड करना है। SCF 4 है, जब LCM निकालेंगे तो 4 कहाँ आएगा, इसके बटे में। तो LCM बराबर लिख सकते हैं 96 गुणते 404 बटे 4। 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, तो 24 गुणते 404 गुणा कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 24 चौको 96, 6 9, 24 चौको 96। ये आंसर हो जाएगा LCM का। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेना है। आपको यदि किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज पे प्रवेश करते हैं और एक्सरसाइज है हमारी 1.1। चैप्टर है हमारा 1 और क्वेश्चन मैंने लिया है फर्स्ट। दिया है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आपके पास कुछ संख्याएं दी गई हैं और उनको हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है 140। 140 को आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या सोचनी है। तो क्या होती है, वो 2 है और 2 से आपको डिवाइड करना है। यदि डिवाइड हो रही है तो डिवाइड होगी है। तो 2 7 are 14 होता है, तो यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2 3 6, 2 5 10। और फिर अब 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से ट्राई करना है। 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो 5 से करना है, फिर 7 से करना है। तो आपको 140 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं, क्या क्या मिले हैं, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। तो ये हमने 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो आप यदि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के SCF और LCM ज्ञात करना है तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणते LCM। जो आपने अभी सूत्र पढ़ा था उसी को आप जांच करके देखना है कि क्या दोनों पक्ष आपको बराबर मिल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है 26 व 91 और इसका आपको निकाल लेना है SCF और LCM। अभाज्य गुणनखंड विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड आपको क्या क्या मिलेंगे, इसके गुणनखंड ये 2 से काटेंगे तो 13 मिला, फिर 13 एकम 13, ऐसे ही 91 को काटेंगे 7 से कटेगा ये, तो 7 एकम 7 और 7 एक 21 हो गया, फिर 13 एकम 13। तो आपको गुणनखंड जो मिलने वाले हैं वो मिले हैं 2 गुणते 13 और 91 का मिला हुआ है 7 गुणते 13। तो SCF इसका क्या हो जाएगा, इसका SCF क्या निकलेगा, SCF निकलेगा इसका, दोनों में क्या कॉमन है 13। और LCM क्या होगा, LCM में आप सभी जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं सभी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। जैसे 2 7 भी लेंगे, लेकिन जो कॉमन है उसको एक ही बार लेना होता है। तो 7 दूनी 14 हो गया, 14 42 हो गया, 2 4 14 कम 14 4 18, 182 आपको LCM मिल चुका है।
अब आपको चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणित एलसीएम के। यहाँ पे लिख देना है आपको जांच, ओके, जांच लिख देना है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का पूरा लिख लेंगे इसको, दो संख्याओं का गुणनफल। एक तरीका है कि आप एलएचएस अलग ले लीजिए और आरएचएस अलग ले लीजिए, या फिर साथ में दोनों को लेके चलिए, एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो दो संख्या आपके पास क्या क्या है, 26 और 91, ये दोनों का अलग से गुणा कर लेना आपको, रफ कार्य। और यहाँ पे एचसीएफ आपके पास दिया हुआ है 13 निकला हुआ है, और एलसीएम जो निकला है आपके पास 182। ये दोनों का गुणा करना है और इनका गुणा करना है, कितना मिलता है। तो 13 का 13 दूनी 26, 6 2 13 ठीक 104 2 6 10, 13 कम 13 10 23। तो यहाँ भी आपको वही मिलने वाला है, आप गुणा करके जरूर चेक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार से हमारे दोनों पक्ष बराबर मिल रहे हैं, मतलब हमारा जो एचसीएफ था एलसीएम था वो सही था, हमने जांच कर ली है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का सॉल्व समझ में आया होगा। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 1.1 है और क्वेश्चन दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसके पहले हमने एग्जाम्पल में इस तरह का क्वेश्चन लगाया था। यहाँ पे भी अपन अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास संख्या क्या दी हुई है, 6 की पावर n। यहाँ पे हमारे पास 6 की पावर n है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर n। n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको करना नहीं है, कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब n बराबर आप 1 लेते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, जब n बराबर 1 तो आपको मिलेगा 2 × 3। जब n का मान आप 2 लोगे, जब n का मान आप 2 लेते हैं, n का मान 2 लोगे तो 2 कितनी बार मिला, 2 बार, और 3 कितनी बार मिला, 2 बार। जब n का मान आप 3 लेते हैं तो आपको 2 मिलने वाला है 3 बार और 3 मिलने वाला है 3 बार। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिलेगा। अब आप गुणा करके भी देख सकते हैं, गुणा यदि आप करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 6 मिला। यहाँ पे 3 3 9 9 18 36 मिलेगा। यहाँ पे भी आपको इसी प्रकार की कोई संख्या मिलेगी जिसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, मतलब लास्ट में 0 नहीं होगा। ओके, ये समझ में आया। अब यहाँ पे यदि सपोज मान के चलिए, यदि यहाँ पे गुणनखंड 5 होता तो 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पे जो संख्या मिलती उसका इकाई अंक क्या हो जाता, 0 हो जाता, तब ट्रू हो जाता। मतलब ये 2 और 3 के अलावा 5 होता तो जरूर यहाँ पे ये संख्या 0 पर समाप्त होती। तो आपको क्या बताना है कि यहाँ पे 6n के गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में केवल अपन को 2 और 3 ही मिलते हैं, 5 नहीं मिलता है। अतः ये आपको लिखना है कि 6n के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें केवल 2 और 3 ही मिलते हैं, 5 नहीं मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी संख्या जो 6n है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। दैट्स इट, इतना स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। व्याख्या करना है कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको चेक करना है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो गुणनखंड होता है वो और एक तो होता ही है, मतलब कोई भी संख्या खुद से और 1 से तो कटती है। यदि ऐसा है तो वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य। लेकिन वो खुद से कटे, 1 से कटे, साथ में किसी और संख्या से कट जाए तो वो कहलाती है भाज्य संख्या। तो अपन को यही देखना है कि जो संख्या आपको मिलने वाली है वो क्या किसी और से कट रही है। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, भाज्य संख्या है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास 7 × 11 × 13 + 13। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एक पद कहलाएगा और फिर प्लस के बाद दूसरा पद है। तो यहाँ पे 13 है, यहाँ भी 13 है, तो अपन 13 निकाल लेते हैं तो मेरा बचा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, 7 × 11 धन, यहाँ पे 13 बाहर कर लिए हैं तो 1 आएगा। सॉल्व करना हो आप कर सकते हैं। तो 13
11 सतह 77 और 78 हो जाएगा यहाँ पे ऐसा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका मतलब ये संख्या यदि इसके बारे में अपन देखें तो 78 तो खुद से कटता है, 1 से कटता है और भी किसी से कटता है, लेकिन उसका एक गुणनखंड 13 भी है। ये 13 से भी कटेगा, जो भी संख्या यहाँ से बनने वाली है वो 13 से भी कटने वाली है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि इस संख्या का गुणनखंड 13 है, अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या भाज्य संख्या होगी। ठीक है, 78 का मतलब ये जो संख्या यहाँ पे बनने वाली है इसका एक गुणनखंड 13 भी है। गुणा करके आप देखना चाहें वो भी कर सकते हैं, या फिर गुणा करके, या फिर यहाँ पे 78 का गुणनखंड 1 और 78 तो है ही, साथ में जो संख्या आपको मिलेगी। अब सिंपल से एक लाइन बताइए कि यहाँ पे जो संख्या हमको मिलने वाली है उसका एक गुणनखंड 13 भी है, अतः ये भाज्य संख्या है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। यदि आपको कोई डाउट होता है तो बताइएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा और रिलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 निकाल लीजिए तो क्या बचा 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 1। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6 चौको 24 और 24 छक्का 144 हो गया, 144 सत्ते 7 चौको 28 8 2 7 चौको 28 2 30 3 हो गया, 7 एकम 7 और 7 3 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1009। तो आप बता सकते हैं कि इस संख्या का एक गुणनखंड, आप ऐसा लिखिए बस, इस संख्या का एक गुणनखंड 5 भी है, अतः हम कह सकते हैं जो संख्या मिलने वाली है गुणा करने पे उस संख्या का एक गुणनखंड 5 भी है। हम जानते हैं कि हर संख्या के 2 गुणनखंड होते ही हैं, मतलब एक खुद और एक वन संख्या होती है। ठीक है, 1। तो जब आप गुणा करेंगे तो कोई ना कोई संख्या मिलेगी, तो वो संख्या और 1 तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा इसका एक गुणनखंड 5 भी है, अतः हम कह सकते हैं कि हमको जो संख्या मिली है वो क्या होगी, भाज्य। आपको इतना बताना है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल मैंने लिया है 5, इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे समझते हैं, और इसे समझने के पहले क्वेश्चन दिया हुआ है √3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसे सॉल्व करने के पहले आप एक प्रमेय पढ़ लीजिए। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है, कोई अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी जहां a धनात्मक पूर्णांक है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? नहीं आया? देखिए एग्जाम्पल के लिए p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, जैसे मैंने सबसे छोटी अभाज्य संख्या ली है 2। 2 किसको काटता है, मान लो 4 को काटता है। 4 को काटता है ना 2 4 को काटता है, तो 4 का वर्ग यदि करते हैं 16, तो 2 16 को भी काटेगा। यही कह रही है ये प्रमेय। यदि p a स्क्वायर को, जैसे 2 16 को काटता है, तो 2 किसको काटेगा, 4 को भी काटेगा। इसका मतलब ये है। अब लगाते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि √3 को एक अपरिमेय संख्या बताना है, तो आप इसका उल्टा करिए। कई बार कुछ क्वेश्चन को अपन क्या मानते हैं, उसका उल्टा मान के चलते हैं और लास्ट में उसको प्रूफ कर देते हैं। तो मान के चलेंगे कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब √3 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे माना, ये अपन कल्पना कर रहे हैं, झूठी कल्पना, कि भैया तुम्हारा कथन गलत है, हम मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं √3 ये क्या है, परिमेय संख्या, ये मानेंगे। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको भी व्यक्त कर दें क्या? तो अब p और q ना लेके अपन a और b लेते हैं। ठीक है, तो √3 को अपन लिख सकते हैं a/b, ये संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब a और b क्या है, जहां आप बताओगे, जहां a व b दो सह अभाज्य संख्याएं हैं ना, सह अभाज्य, धनात्मक भी लिख सकते हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसा लिख दीजिए।
सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य क्या होता है, आप बता सकते हैं क्या? क्या आपने कहीं सुना है सह अभाज्य के बारे में? सह अभाज्य जानते हैं क्या आप? सह अभाज्य कहलाती हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड कॉमन वाला केवल 1 हो। जैसे 3 और 5, 4 और 5 ये सह अभाज्य हैं क्योंकि ये दोनों केवल 1 से ही डिवाइड हो सकती हैं, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं डिवाइड होंगी। तो ये दोनों क्या हैं? सहभाज्य हैं, मतलब कॉमन गुणनखंड क्या है उनका? 1 है। तो ए और बी क्या है? सहभाज्य हैं। अब यहाँ पे इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जब वर्ग करेंगे यहाँ पे इसका भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है, तो आपको मिलेगा क्या? ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने समझ लिया है इस प्रमेय को, तो इस प्रमेय को आप जरूर माइंड पे रखिएगा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं? इसे अपन क्या लिख सकते हैं? 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये 3 का इंटू होगा इसमें, बराबर ए स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझने के लिए 3 कहाँ आएगा? 3 को यदि इधर लाते हैं तो कहाँ आएगा? इसके बटे में आएगा। अब उसी प्रमेय को याद करते हैं जिसको अभी हमने पढ़ा है 1.2 कि यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, मतलब 3a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आप प्रमेय लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे केवल उसका 1.2 के अनुसार 3 क्या करेगा? a स्क्वायर को डिवाइड करता है, विभाजित करता है तो वह a को भी डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा। ओके, विभाजित करेगा। अभी आपने a और b को क्या बोला था? सहअभाज्य, लेकिन अभी उसके गुणनखंड क्या मिल गए आपको? 3 मिल गया। ठीक है, उसके गुणनखंड क्या मिल गया? ठीक है, अब 3a स्क्वायर विभाजित करता है तो वह a को भी विभाजित करेगा। अब जब a को विभाजित कर देगा तो शेषफल क्या मिलेगा आपको? 0, लेकिन भागफल कुछ ना कुछ तो मिलेगा। a क्या है अपन को एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है, तो एग्जैक्ट भागफल भी नहीं पता होगा। तो एग्जैक्ट भागफल अपन क्या मान लेते हैं? c मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे संख्या a थी, तो जब 3 बटे में आया, इसके मतलब a के बटे में आया तो डिवाइड करेगा इसको, कुछ ना कुछ भागफल मिलेगा, लेकिन शेषफल क्या होगा? 0। तो अपन ले लेते हैं a बराबर 3c, संख्या बराबर भाजक गुणित भागफल, शेषफल नहीं है। a बराबर 3c हुआ। समीकरण इसको 2 बनाइए, इसको 3 बनाइए और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए। ये वाले क्वेश्चन आप समझ लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ स्टेप आप याद भी कर सकते हैं इसके। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये 3b स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा 2 व 3 से, या 2 का 3 से मान 2 में रखने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है अपन का 3c का होल स्क्वायर। ओके, कितना मिलेगा? ये 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। 3 जब बटे में जाएगा तो इसको डिवाइड कर देगा। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। डिवाइड करने पर क्या मिलेगा आपको? ये b स्क्वायर बराबर 3, इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 3c स्क्वायर। अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो रही है कि 3 कहाँ जाएगा? इसके बटे में, मतलब इसको डिवाइड करेगा। यहाँ पे भी बता देंगे आप प्रमेय 1.2 के अनुसार 3b स्क्वायर को डिवाइड करता है, विभाजित करता है तो वह b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा अर्थात मतलब क्या हुआ? अर्थात a व b का एक गुणनखंड
गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। जबकि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ए और बी सहअभाज्य है, मतलब कॉमन गुणनखंड केवल 1 ही है, लेकिन लास्ट में हमको क्या पता चला कि उसका एक गुणनखंड 3 भी है, मतलब ए और बी सहअभाज्य नहीं है। तो ये किस वजह से ऐसा हुआ, ये त्रुटि क्यों मिली? ये हमारी गलत कल्पना के कारण मिली, जो हम मान के चल रहे थे कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास इसी की वजह से क्रिएट हुआ है, ये आपको बताना पड़ेगा। अतः हम कह सकते हैं कि √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। दैट्स इट। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपको सॉल्व करना है। यदि कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी आप कल्पना करेंगे कि ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये आप मानेंगे। तो यहाँ पे आपको हल लिखना है। मान लेते हैं, माना हमारी कल्पना क्या है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। आपको जो क्वेश्चन दे रहा है वो गलत है। हम मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या आप मानते हैं तो उसे P/Q के रूप में या A/B के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 5 - √3 बराबर A/B। आप A/B को बता दोगे कि क्या है, जहाँ A और B क्या है, A व B सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या हैं या संख्याएं हैं। यहाँ पे भी हम आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कर दिए। उसके बाद यहाँ पे पक्षांतर करते हैं अपन। तो 5 इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं। 5 - A/B बराबर √3, इतना मिल गया। अब जब 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1। तो जब परिमेय संख्या से कोई भी परिमेय संख्या घटाते हैं तो आपको क्या मिलती है, परिमेय संख्या ही मिलती है। तो यहाँ पे जो इसका बायां पक्ष है, मतलब 5 - A/B, एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों होगी परिमेय संख्या, परिमेय से परिमेय को घटाएंगे तो परिमेय ही मिलेगा, परिमेय संख्या है। तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब अतः √3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बट अभी आपने क्या प्रूफ किया है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। किंतु इसे बताएंगे, किंतु √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये जो विरोधाभास है, ये त्रुटि किस वजह से हुई है, हमारी गलत परिकल्पना, गलत कल्पना या गलत मानने की वजह से हुई है। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पे आप ये बता देंगे कि ये जो त्रुटि हो रही है किस वजह से हो रही है, जो विरोधाभास मिल रहा है, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। आपको जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।